Hello, dear friends and students. Greeting of the day. Welcome to Judicial Adda. In this video session, we are going to discuss the interpretation clause of Indian Evidence Act 1872. Those who have watched my first video on Evidence Act, they might be knowing that I promised to discuss all terms and expressions which have been defined under interpretation clause of this act. फर्स्ट वीडियो में हमने कई सारे टर्म्स एंड एक्सप्रेशंस का यूज़ किया था लाइक कोर्ट, relevant fact, facts, fact in issue, evidence, document, proof, disprove, like that. और हमने ये भी प्रॉमिस किया था कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इन सारे टर्म्स को समझेंगे और देखेंगे कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज में इसको कैसे डिफाइन किया गया है. तो आइए चलते हैं वन बाय वन, हम इनको डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट टर्म विच हैज़ बीन डिफाइंड अंडर इंटरप्रिटेशन क्लॉज ऑफ दिस एक्ट इज कोर्ट. अगर मैं एक जनरल स्टूडेंट से पूछूं जिसका बैकग्राउंड लॉ नहीं है, उससे ये पूछूं कि कोर्ट मीन्स क्या होता है, तो वो यही कहेगा कि कोर्ट मीन्स सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जिनमें जज बैठे होते हैं, एडवोकेट्स आर्गुमेंट्स कर रहे होते हैं, गवाहों को पेश किया जाता है और गवाहों के बयान को मद्देनज़र रखते हुए जजेस अपना डिसीजन देते हैं. समथिंग लाइक दैट ही विल आंसर. क्या एविडेंस एक्ट में भी कुछ कोर्ट का मतलब ऐसे ही बताया गया है? आइए देखते हैं. हियर एविडेंस एक्ट सेज कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन्स एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली अथोराइज्ड टू टेक एविडेंस. यानी कि वो सारे जजेस, मजिस्ट्रेट और वो सारे पर्सन्स कोर्ट कहलाएंगे एज पर एविडेंस एक्ट, जिनको एविडेंस लेने के लिए लीगली अथोराइज किया गया है. जज और मजिस्ट्रेट का मतलब तो समझ में आता है. ऑल अदर पर्सन्स मीन्स व्हाट? ऑल अदर पर्सन्स में एविडेंस एक्ट में ट्रिब्यूनल्स को बताया गया, यानी कि ट्रिब्यूनल्स को भी कोर्ट माना जाएगा अगर उसके पास एविडेंस लेने के लिए अथोराइजेशन है. ट्रिब्यूनल्स मीन्स like company law appellate tribunals, income tax appellate tribunals, etc. क्या कमिश्नर भी कोर्ट कहलाएगा? Yes, पटना हाई कोर्ट हैज हेल्ड इन द केस ऑफ ज्योति नारायण वर्सेस ब्रिज नंदन सिन्हा AIR 1954 कि कमिश्नर भी कोर्ट कहा जा सकता है अगर उसके पास एविडेंस लेने के लिए लीगली अथोराइजेशन है. तो ऑल अदर पर्सन्स में सारे ट्रिब्यूनल्स, कमिश्नर और हम इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स और रेंट कंट्रोलर को भी कह सकते हैं अगर इनके पास एविडेंस लेने के लिए अथोराइजेशन है तो वो भी कोर्ट कहलाएंगे. यानी कि एज पर एविडेंस एक्ट सारे जज, मजिस्ट्रेट और वो सारे पर्सन्स, अदर पर्सन्स जिनके सामने हम एविडेंस एड्यूस कर सकते हैं, जिनको एविडेंस लेने के लिए लीगली अथोराइजेशन है, वो सारे के सारे कोर्ट कहलाएंगे. डेफिनेशन में ही हम देखते हैं कि आर्बिट्रेटर्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है, यानी कि आर्बिट्रेटर्स को एज पर एविडेंस एक्ट हम कोर्ट नहीं कह सकते. क्यों नहीं कह सकते हैं? देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट. व्हाई द लॉ मेकर हैज एक्सक्लूडेड आर्बिट्रेटर्स फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कोर्ट. इसका भी एक पर्पस है. जब हम एविडेंस एक्ट को थ्रोली पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि क्यों लॉ मेकर ने आर्बिट्रेटर्स को कोर्ट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दिया है. The next term is facts. फैक्ट क्या होते हैं एज पर एविडेंस एक्ट? हम अपने डे टू डे लाइफ में, अपने फ्रेंड सर्कल में जनरली इस वर्ड का यूज कई बार करते हैं. जैसे मैं अपने फ्रेंड से कहूँ कि कल तो तुम अजय की शादी में गए थे, ये तो बात फैक्ट है, झूठ मत बोलना. समथिंग लाइक दैट. वी यूज दैट वर्ड वेरी फ्रीक्वेंटली इन आवर डे टू डे लाइफ. यानी कि मैं अपने फ्रेंड को अजय की शादी में अपनी आंखों से देखा था, तभी मैं ये बात बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ. यानी कि मेरा अपने दोस्त का अजय की शादी में देखना ये एक फैक्ट है. आप मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं, ये एक फैक्ट है. आप बैठे हैं, आपके रूम में फ़ैन ऑन होगा, फ़ैन चल रहा है, ये भी एक फैक्ट है. मीन्स वॉट एवर इज हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड इज अ फैक्ट. सपोज करिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मिस्टर सी को शूट करते हुए देखा
ये भी एक फैक्ट है। मिस्टर ए ने अपनी आंखों से देखा होगा बी को शूट करते हुए। बी दीवार के पीछे से छिपकर शूट कर रहा था मिस्टर सी को, तो ये भी एक फैक्ट है। यानी कि एज पर एविडेंस एक्ट क्लॉज 1 में ये बताया गया है डेफिनेशन में कि एनी फैक्ट, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, उसको हम फैक्ट कहेंगे। सेकंड क्लॉज में इन्होंने कहा है एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस वी कैन कैटेगराइज द फैक्ट इनटू टू पार्ट्स, दैट इज फिजिकल फैक्ट्स एंड मेंटल और साइकोलॉजिकल फैक्ट। यानी कि फिजिकल फैक्ट में हर वो चीज, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस, यानी कि अगर हम उसे अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग के सेंसेस होते हैं आँख, कान, नाक, टंग एंड टच करके भी आदमी परसीव कर सकता है किसी चीज़ को। ये सारे सेंसेस हैं जिनसे हम एहसास करते हैं किसी चीज़ को, कोई चीज़ हो रहा है, किसी चीज़ को हम सुनते हैं, किसी चीज़ को हम देखते हैं, किसी चीज़ को हम सूंघते हैं, किसी चीज़ को हम फील करते हैं टच करके। यानी कि मिस्टर ए का बी को देखना, सी को शूट करते हुए, ये एक फैक्ट है। यानी कि मिस्टर ए अपनी आंखों से देख रहा है उसे। मेंटल एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट में अगर मान लिया मैंने मिस्टर ए ने बी को सी को शूट करते हुए नहीं देखा, लेकिन मिस्टर बी प्लान कर रहा था, मिस्टर बी के एक्सप्रेशन से, मिस्टर बी के कंडक्ट से मिस्टर ए को ये लग रहा है कि he is going to do something wrong, he is going to kill Mr. C, he is planning something, तो ये भी एक फैक्ट कहा जाएगा। यानी कि मिस्टर ए मिस्टर बी के कंडक्ट से, उसकी बातों से, उसके एक्सप्रेशन से समझ गए कि मिस्टर बी मिस्टर सी को मारने की प्लानिंग कर रहा है। फैक्ट के डिफिनेशन में क्लॉज 2 में यही बताया गया है कि एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। यानी कि मेंटल एंड फिजिकल साइकोलॉजिकल फैक्ट में मोटिव, इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ और ओपिनियन, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये सारी की सारी फैक्ट हैं। मिस्टर ए ये जान गया कि मिस्टर बी मिस्टर सी को मारने जा रहा है, उसके पास ये नॉलेज आ गई, ये भी एक फैक्ट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें फैक्ट कही जाएंगी एज पर एविडेंस एक्ट। Come to the next term, that is relevant. Here Evidence Act says one fact is said to be relevant to another when the one is connected with the other in any of the ways referred to in the provisions of this act relating to the relevancy of facts. Relevant term is actually very common word and we use very frequently in our life. रेलिवेंट का मतलब यहाँ पे रिलेशनशिप से है, कनेक्शन से है। यानी कि अगर एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कहीं ना कहीं किसी तरह से अगर रिलेशनशिप रख रही है, कनेक्शन है वन फैक्ट का दूसरे फैक्ट से, तो उसको हम रेलिवेंट फैक्ट कहेंगे। मीन्स वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट टू अनदर व्हेन, कब? जब वन इज कनेक्टेड विद अदर। अब वो कनेक्टेड कैसे है? बाई एनी ऑफ द वेज, वो कैसे भी करके कनेक्टेड है, जो कि रिफर टू इन द प्रोविजंस ऑफ रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट सेक्शन 5 to 55। यानी कि एज पर लॉ अगर मैं बात करूं, एज पर एविडेंस एक्ट के हिसाब से मैं बोलूं, तो सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 55 में ये बताए गए हैं कि किस किस सिचुएशन में ये माना जाएगा कि एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से रेलिवेंट है। अगर इन प्रोविजंस में फॉल होता है तभी हम दूसरे फैक्ट को कहेंगे कि ये रेलिवेंट फैक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए ने बी को शूट करते हुए देखा सी को, बट उससे पहले मिस्टर बी को मार्केट में देखा गया था गन खरीदते हुए, परचेस करते हुए। क्या मिस्टर बी का गन परचेस करना रेलिवेंट फैक्ट है? यस। ये कहीं ना कहीं मिस्टर सी के मर्डर से कनेक्टेड है, रिलेशनशिप रख रहा है, तो इसलिए इस फैक्ट को हम रेलिवेंट फैक्ट कहेंगे। मिस्टर बी का मार्केट से गन परचेस करना ये रेलिवेंट फैक्ट है। नेक्स्ट टर्म इज फैक्ट इन इशू।
फैक्ट इन इशू मतलब होता है झगड़े का जड़, बोन ऑफ कंटेंशन, एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, जो मेन मुद्दा है किसी सूट का। आइए हम डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी फैक्ट फ्रॉम विच either by itself or in connection with other facts, the existence, non-existence, nature, or extent of any right, liability, or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि any fact from which either by itself or in connection with other facts, जिसका existence, non-existence, nature या extent, किसका एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी, जो कि किसी सूट और प्रोसीडिंग में असर्ट और डिनाइड की जा रही है। आइए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सिंस दिस डेफिनेशन इज लिटिल बिट टेक्निकल, सो वी शुड टेक ए हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। मान लिया मिस्टर ए रोड पे ड्राइव कर रहे हैं और मिस्टर बी मिस्टर ए को टक्कर मार देते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। मिस्टर ए एग्रीड पार्टी है, उन्होंने कोर्ट में सूट फाइल कर दिया। अब मिस्टर ए ने कहा कि मिस्टर बी 80 की स्पीड से ड्राइव कर रहे थे, उन्होंने मेरे साइड पे आके मुझे टक्कर मारा, जानबूझ के टक्कर मारा। कोर्ट ने मिस्टर बी से पूछा, क्या आप उस दिन उस पर्टिकुलर दिन पे उस पर्टिकुलर टाइम में ड्राइव कर रहे थे? मिस्टर बी ने कहा यस। क्या आप 80 की स्पीड से ड्राइव कर रहे थे? मिस्टर बी ने कहा यस। इसमें कोई इशू नहीं है, जो कहा जा रहा है मिस्टर बी मान ले रहा है, ये तो इशू ही नहीं है, वो एक्सेप्ट कर ले रहा है। लेकिन जब कहा गया कि क्या आपने मिस्टर ए के साइड में आके मिस्टर ए को टक्कर मारा, तो मिस्टर बी ने डिनाई कर दिया। यानी कि ये कि मिस्टर ए को टक्कर मारना ये चीज इशू में है, यही तो झगड़े का जड़ है। ये कहा जा रहा है कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए को टक्कर मारी, बट मिस्टर बी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि ये फैक्ट इशू में है, यानी कि दिस इज फैक्ट इन इशू। मिस्टर बी उस पर्टिकुलर डे में ड्राइव कर रहे थे, ये एक फैक्ट है, लेकिन ये इशू नहीं है, क्योंकि मिस्टर बी एक्सेप्ट कर लिया ऑलरेडी कि यस आई वॉज ड्राइविंग एट दैट टाइम ऑन दैट डे, ये तो इशू ही नहीं है। फिर कहा गया कि क्या आप 80 की स्पीड से ड्राइव कर रहे थे, मिस्टर बी ये भी एक्सेप्ट कर लिया, ये भी इशू नहीं है। लेकिन जब ये कहा गया कि क्या आप मिस्टर ए के साइड पे आके मिस्टर ए को टक्कर मारी, तो उसने डिनाई कर दिया, वो मान ही नहीं रहा है। लेकिन मिस्टर ए का कहना है कि बी ने मिस्टर ए को टक्कर मारी, इसमें बी की गलती है, लेकिन मिस्टर बी मान नहीं रहा है। दैट्स वाई दिस इज फैक्ट इन इशू। ये वाला फैक्ट इशू में है, इसी पे लड़ाई है, ये बोन ऑफ कंटेंशन है, ये झगड़े का जड़ है, इसीलिए हम इसको फैक्ट इन इशू कहेंगे। यानी कि फैक्ट इन इशू में जो नेसेसरी कंस्टिट्यूएंट्स होता है किसी राइट और लायबिलिटी को डिसाइड करने के लिए, वही फैक्ट इन इशू कहा जाता है। एक केस में राइट्स और लायबिलिटीज के लिए जो नेसेसरी कंस्टिट्यूएंट्स होता है वो एक्चुअली फैक्ट इन इशू कहा जाता है। इसमें ये डिसाइड होगा कि अगर बी ने, ये प्रूव हो जाता है कि बी ने ए को टक्कर मारा, तो ए का क्या राइट है, बी का क्या लायबिलिटीज है। ए का राइट्स है कि कंपनसेशन उससे लेना मिस्टर बी से, जो भी उसका नुकसान हुआ है, जो भी लॉस हुआ है, और बी ये लायबिलिटी है कि उसको मिस्टर ए को कंपनसेट करे, जो भी कोर्ट पैसा डिसाइड करेगी, जितना भी अमाउंट डिसाइड करेगी। बी की यहाँ पे लायबिलिटी ये होती है कि मिस्टर ए को वो कंपनसेट करेगा। इसीलिए डेफिनेशन में कहा गया है कि एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंट, नेचर और एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लायबिलिटी और डिसेबिलिटी asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows। इसको हम कहते हैं फैक्ट इन इशू। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टर्म इज डॉक्यूमेंट। Document means any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks, or by more than one of these means, intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matters। जनरली हम डॉक्यूमेंट का मतलब यही समझते हैं कि A4 शीट पे कुछ प्रिंट करना, कुछ लिखना, लीगल साइज पेपर पे कुछ लिखना, प्रिंट करना ही डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन एविडेंस एक्ट में
इससे कहीं ज़्यादा है। एविडेंस एक्ट ये कहता है कि कोई भी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड किसी भी सब्सटेंस पे अपॉन एनी सब्सटेंस कैसे, बाय मीन्स ऑफ लेटर, फिगर्स और मार्क्स, या इन तीनों को मिला के बाय मोर देन वन ऑफ दीज मीन्स विच आर टू यूज और मे बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्ड द मैटर, यानी किसी मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए किसी भी सब्सटेंस पे लेटर के जरिए, फिगर के जरिए, मार्क्स के जरिए अगर उसको एक्सप्रेस किया गया है या डिस्क्राइब किया गया है तो उसको हम डॉक्यूमेंट कहेंगे। यानी कि वो सारे राइटिंग्स डॉक्यूमेंट्स कहलाएंगे। वर्ड्स अगर प्रिंटेड है, लिथोग्राफ्ड है, फोटोग्राफ्ड है तो वो डॉक्यूमेंट्स कहलाएंगे। एक मैप या प्लान वो भी एक डॉक्यूमेंट है। इंस्क्रिप्शन है अगर किसी प्लेट पे, मेटल प्लेट पे या स्टोन पे, वो भी एक डॉक्यूमेंट है। कभी हम देखते हैं कि पत्थर पे कोई निशान बना है या कोई लेटर लिखा है जिससे हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। एविडेंस एक्ट में इसको डॉक्यूमेंट कहा गया है। एक कैरिकेचर इज ए डॉक्यूमेंट, एक कैरिकेचर भी डॉक्यूमेंट होता है। कैरिकेचर मीन्स कार्टून। अगर एक कार्टून भी बना है, उससे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है तो वो भी एक डॉक्यूमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट टर्म इज एविडेंस। Evidence Act says evidence means and includes all statements which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry. Such statements are called oral evidence. And clause 2, all documents produced for the inspection of the court, such documents are called documentary evidence. Means we can categorize the evidence into two parts, that is oral evidence and documentary evidence. एज पर एविडेंस एक्ट, ओरल एविडेंस में वो एविडेंस इंक्लूड किए जाते हैं जो कि विटनेस कोर्ट में आके ओरली कहता है। ऑल स्टेटमेंट्स टू बी मेड बिफोर कोर्ट बाय विटनेसेस अंडर इंक्वायरी। ओरल एविडेंस को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी ओरल एविडेंस में ये होता है कि विटनेस तो कोर्ट में आता है, लेकिन ऐसा विटनेस जो खुद अपनी आंखों से, अपने सेंस से किसी फैक्ट को देखा हो, पर्सनली उसने देखा है, सुना है और इंफॉर्मेशन को गैदर्ड किया है अपने सेंसेस से, और वो खुद आके कोर्ट में अपने बयान दे रहा है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी ओरल एविडेंस। सो फार एज सेकेंडरी एविडेंस इज कंसर्न, सेकेंडरी ओरल एविडेंस में जो विटनेस अपनी आंखों से, अपने सेंसेस से किसी फैक्ट को परसीव किए होता है, वो खुद ना आके बल्कि वो किसी और से कहता है और वो दूसरा पर्सन, दूसरा विटनेस आके कोर्ट में कहता है। यानी कि सेकेंडरी ओरल एविडेंस में जो विटनेस कोर्ट में आके कह रहा होता है किसी फैक्ट के बारे में, वो अपने खुद के सेंसेस से उस फैक्ट को परसीव नहीं किए होता है, वो किसी और से सुना होता है और सुन के आके कोर्ट में कहता है। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ओरल एविडेंस, दैट इज कॉल्ड हियरसे एविडेंस। हियरसे एविडेंस एक्चुअली अलाउड नहीं होता है, बट इसके भी एक्सेप्शन है। कभी कभी हियरसे एविडेंस को एक्सेप्ट कर लेती है कोर्ट। यानी कि ऐसा केस भी हो सकता है कि जिस इंसान ने किसी को मर्डर करते हुए देखा, उसको जान से मार दिया गया ऑन द स्पॉट। क्रिमिनल ने जो कि मर्डर किया उसको देख लिया कि ये हमें मर्डर करते हुए देख लिया है, और उसने उस विटनेस को ऑन द स्पॉट शूट कर दिया। बट मरते मरते वो किसी और से, सपोज करिए किसी थर्ड पर्सन से कह गया कि इस पर्सन ने इसको मर्डर किया है और उसने मुझे भी मारा है, और वो इतना कह के उसका डेथ हो जाता है, वो एक्सपायर हो जाता है। लेकिन जिस पर्सन से वो कहता है वो आके कोर्ट में बयान दे देता है, तो इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। यानी कि जो इंसान, जो विटनेस एक्सपायर हो गया, वो खुद उठ के आके तो कोर्ट में कहेगा नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में हियर से एविडेंस को, सुनी सुनाई बात को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ओरल एविडेंस। सेकेंड पार्ट ऑफ एविडेंस इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में ऑल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट
ऐसे डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड किए जाते हैं। यानी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को हम दो पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी ओरिजिनल कॉपीज और सेकेंडरी सर्टिफाइड कॉपीज। प्राइमरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में ओरिजिनल कॉपीज आते हैं, सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में ओरिजिनल कॉपीज के फोटोकॉपी को अगर हम सर्टिफाई करके प्रेजेंट करें कोर्ट में तो उसको हम सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मानते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एक्सप्रेशंस जो कुछ रह गए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। If you want to know more about Judicial Adda, you may kindly visit our official website www.judicialadda.in. And please like, subscribe and share my videos. Thank you so much.